अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख़याम अब्बासी। नाज़रीन, ग़ज़वा बदर कुफ्र और इस्लाम, नेकी और बदी, रोशनी और तारीकी के दरमियान लड़े जाने वाला वो पहला मार्का था जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 2 हिजरी को बर्पा हुआ। ग़ज़वा बदर की तो कई सारी डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन हालात और ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ग़ज़वा बदर के ख़ास पहलू की तरफ बात करना चाहूँगा। मगरिब के सियासी फ़लसफ़े का शिकार होकर हम अपनी जिस बुनियाद और असास को भूलते चले जा रहे हैं, उसके हवाले से ग़ज़वा बदर में एक ख़ास सबक हमारे लिए मौजूद है। अगर हम तारीख़ के सामने ये सवाल रखें कि क्या रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लड़े जाने वाला ये मार्का किसी दूसरी नस्ल के ख़िलाफ़ था, किसी दूसरी ज़ुबान बोलने वाली कौमियत के ख़िलाफ़ था, तो हमें इस सवाल का जवाब ये मिलता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ग़ज़वा बदर में तो एक तरफ हज़रत सलमान फ़ारसी मौजूद थे जिनका ताल्लुक़ फ़ारस से था, जिनका ना अरबी कौमियत से कोई ताल्लुक़ था, ना कुरैश की नस्ल से कोई ताल्लुक़ था, जबकि दूसरी तरफ अबू लहब, अबू जहल जैसे वो लोग मौजूद थे जिनका न सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरबी कौमियत का ताल्लुक़ था, बल्कि उनका ज़ुबान का भी ताल्लुक़ था और उससे भी बढ़कर वो उनके खूनी रिश्ते में मुंसलिक थे। लेकिन उसके बावजूद भी हक और बातिल का ये मार्का बर्पा हुआ। नाज़रीन, कौमियत और नेशनलिज्म का जो यूरोपी तस्वुर है, जिसकी बुनियाद लिसानियत के ऊपर, कौमियत के ऊपर या नस्ल के ऊपर रखी जाती है, और हम आए दिन देखते हैं कि हमारे यहाँ भी कभी सिंधी कौमियत का, कभी पंजाबी कौमियत का, कभी पख्तून, कभी बलोच, कभी ईरानी, कभी तुर्क, कभी अरबी कौमियत के नारे हमारे अंदर भी बुलंद होते हैं। और आज के दौर में ये नारे मुसलमान जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं, फैसिनेट कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि ग़ज़वा बदर हमें इस हवाले से एक इंतहाई अहम पहलू देता है, हमारे इस अहम पहलू के ऊपर इंतहाई रोशनी डालता है। अल्लामा इकबाल का एक इक़्तिबास मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा इसी हवाले से। अल्लामा इकबाल एक जगह अपने मज़मून में लिखते हैं कि तारीख़ अदयान इस बात पर शाहिद आदल है कि कदीम ज़माने में दीन कौमी था, जैसे मिस्रियों का, यूनानियों का और हिंदियों का। बाद में नस्ली करार पाया, जैसे यहूदियों का। मसीहत ने यह तालीम दी कि दीन इनफरादी और प्राइवेट है, जिससे बदबख्त यूरोप में यह बहस पैदा हुई कि दीन चूँकि प्राइवेट अकायद का नाम है, इस वास्ते इंसानों की इज्तिमाई ज़िंदगी की ज़ामन सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट है। ये इस्लाम ही था जिसने बनी नौ इंसान को सबसे पहले ये पैगाम दिया कि दीन ना कौमी है, ना नस्ली है, ना इनफरादी और ना ही प्राइवेट, बल्कि खालिस्तन इंसानी है, और इसका मकसद बावजूद तमाम फितरी इम्तियाज़ात के आलम बशरी को मुनज़्ज़म व मुत्तहिद करना है। ऐसा दस्तूर अमल कौम और नस्ल की बिना पर नहीं किया जा सकता, ना इसको प्राइवेट कह सकते हैं। यानी कि दीन इस्लाम ना तो नस्ल के ऊपर, ना ही रंग के ऊपर, ना ही कौमियत के ऊपर बुनियाद उसकी उस्तवार है, बल्कि वो एक आलमगीर इंसानी बुनियादों के ऊपर उस्तवार किया गया है। इसी से आगे बढ़िए तो एक और जगह हज़रत अल्लामा इकबाल बहुत ही मुदल्लल अंदाज में अपने एक मजमून में इसी हवाले से रोशनी डालते हैं। वो भी एक मुख्तसर सा इक़्तिबास में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि हुजूर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये राह बहुत आसान थी कि आप अबू लहब या दीगर कुफार मक्का से ये फरमाते कि तुम अपनी बुत परस्ती पर कायम रहो, हम अपनी खुदा परस्ती पर कायम रहते हैं, मगर नस्ली और वतनी इश्तराक की बुनियाद पर जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मौजूद है, एक वहदत अरबिया कायम कर लेते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह ये राह इख्तियार करते तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक वतन दोस्त की राह तो हो सकती थी, लेकिन नबी आखिर ज़मान की राह नहीं हो सकती थी। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे नज़रिए को हमारे सामने रखा, इस्लाम हमारे सामने एक ऐसे नज़रिए को रखता है जो इन तमाम नस्ली और लिसानी और कौमियती और असबियतों को पाश पाश करके रख देता है, और हमारे सामने सिर्फ 2 ही मिल्लतें कुरान के अल्फाज में छोड़ता है कि दुनिया के अंदर या तो मिल्लत इस्लामिया है या कुफ्र की मिल्लत है। इसके अलावा कोई भी तफरीक की और वजह या बुनियाद का मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से मैं
بات کرنا چاہتے ہیں غزوہ بدر ہمارے کے اندر ہمارے لیے اس حوالے سے بھی بہت سارا سبق موجود ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنانا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ غزوہ بدر ہمارے جو سیاسی، جو مغربی سیاسی فلسفے کی بنیاد پہ ہمارے جو سوچ ہے، اور جو سوچ کی بنیاد جو عمارت ہے، اس کی جو بنیادوں کو ڈھانے کا کام کرتا ہے غزوہ بدر، اس لیے کہ اس کے اندر نہ ہی یہ قومیتیں تھی، نہ ہی لسانیت تھی، نہ ہی یہ نسلی کوئی تعصبات تھے، یا اس کی کوئی بنیاد پر یہ لڑی جانے والی ایک جنگ تھی۔ اور آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے ان چند اشعار سے کرتا ہوں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کچھ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم غزوہ بدر کے اس اہم پہلو کو کسی بھی انداز سے مس نہیں کریں گے، اور ہمارے ہاں جو لسانیت اور قومیتوں کی بنیاد پر جو نعرے لگا کر ہمیں بہکایا جاتا ہے یا بہکائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے اوپر ہم کان نہیں دھریں گے، اور اپنا یہ ایک عالمگیر اور انسانی نظریہ جو اسلام پیش کرتا ہے، دین اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، اور لوگوں کو ان تعصبات سے اٹھا کر ایک عالمگیر انسانی جو معاشرہ ہے اس کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔